हैदराबाद वालों कोई भी डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके का आज का मैच गया है, कोई भी ऐसी चिंता का विषय नहीं है कि हैदराबाद आईपीएल 2026 से बाहर हो जाएगा। जिस तरीके का खेल आज देखने को मिला है, हम ये कह सकते हैं कि गुजरात ने अच्छा खेला, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गुजरात की विकेट है, वहाँ पे हमने अमूमन देखा है कि अगर आप 190-200 रन अगर आप बना देते हो पहली इनिंग्स में, तो अंडर लाइट्स उसे चेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये वही ग्राउंड है जहाँ पे इंडिया ने 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला था, जहाँ पे इंडिया 240 रन बना के पीछे रह गया था, लेकिन उन 240 रनों को चेस करने में भी ऑस्ट्रेलिया की जान निकल गई थी और वहाँ पे ड्यू देखने को मिली थी। ड्यू टू द दैट रीज़न किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया उस टारगेट तक पहुँच पाया था। लेकिन अब आईपीएल के अंदर इस ग्राउंड में अगर आप 200 बनाते हो तो ये एक ऐसा वेन्यू बन चुका है कि यहाँ पे चेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पे मुझे पहले से पता था कि जिस तरीके से गुजरात की टीम खेल गई है, अगर ये कहीं भी 170-180 के राउंड अबाउट भी पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे चेस करना बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। ट्रेविस हेड ने फॉर्म अभी तक दिखाया है, लेकिन उस तरीके का फॉर्म नज़र नहीं आया जो ट्रेविस हेड का नज़र आता है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा को सोचना पड़ेगा कि भाई हर विकेट उस तरीके की नहीं है, हर विकेट के ऊपर उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं हो सकती जैसे आप सोच रहे हो। भाई अगर आप इस तरीके से बल्लेबाजी करोगे तो मेरी तरफ से बिल्कुल ना है आपको, क्योंकि अभिषेक शर्मा आज के टाइम का मॉडर्न डे का एक ग्रेट बन चुका है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये नहीं है कि जाना है चौके छक्के लगाने हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से अभिषेक शर्मा आउट हुए हैं, साफ पता चल रहा था कि रबाडा के माइंड में था कि ये बंदा मुझे चार्ज करेगा ही करेगा, कदमों का इस्तेमाल करेगा। और जो कदमों का इस्तेमाल होता है वो नॉर्मली इस तरीके से होता है कि जो बल्लेबाज है वो क्रीज से बाहर निकल के जाता है, लेकिन जो अभिषेक शर्मा है वो क्रीज से बाहर भी निकलते हैं और लेग साइड की तरफ मूव करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा रूम मिले और वो बॉल को ओवर द कवर्स या ओवर द ऑफ साइड की तरफ खेल पाएँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रबाडा को पता थी कि ये बंदा मुझे इस तरीके से चार्ज करेगा, तो रबाडा ने प्रॉपरली उनको पकड़ा, उनका विकेट निकाला। हालांकि विकेट थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, कहीं ना कहीं जो डिसमिसल था वो अनफॉर्चुनेट था। लेकिन अभिषेक शर्मा अगर ट्रेविस हेड आउट हो चुका है तो आपका वहाँ पे प्रॉपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे अब आप टीम को संभालिए और टीम को आगे लेके चलिए, क्योंकि जो टारगेट था वो 170 अराउंड का था। अगर यहाँ पे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, स्मरण रविचंद्रन, ये जो नए खिलाड़ी ऐड किए गए हैं, स्मरण रविचंद्रन, मुझे लगता है कि शायद अब इनका डन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक और इशू है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। सनराइजर्स हैदराबाद ने जो ऑक्शन किया है उसके अंदर कोई बल्लेबाज उनके पास मौजूद ही नहीं है जो कि इंडियन बैटर हो। एक ही बल्लेबाज मौजूद है जो कि ग्राउंड के बाहर बैठा हुआ है, वो है लियम लिविंगस्टन। और लियम लिविंगस्टन को आप पैट कमिंस के साथ खिला नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो 4 ओवरसीज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस समय सनराइजर्स हैदराबाद चाहे टेबल में अच्छी पोजीशन के ऊपर है और वो मोस्ट लाइकली क्वालिफाई भी कर जाएगी, हो सकता है टॉप 2 के अंदर ही क्वालिफाई कर जाए। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा क्वेश्चन सामने आ रहा है वो ये है कि बल्लेबाजी के साथ तो सनराइजर्स हैदराबाद बिल्कुल भी छेड़खानी कर ही नहीं सकते, और जो गेंदबाजी है वो तो जिस तरीके से चल गई है वो तो चली गई है। अब यहाँ पे ईशान किशन छक्का लगाया, उसके बाद वही आउट होके चले गए। ये विकेट उस तरीके की नहीं थी कि आप यहाँ पे आके चार्ज करोगे, ये विकेट थी कि यहाँ पे आप बुरी गेंदों को मांगोगे, छक्का निकालोगे, चौका निकालोगे, गंदी गेंदों के ऊपर रन लोगे। लेकिन यहाँ पे टिक के खेलने वाली विकेट थी और वो मुझे पहली बॉल से क्लियर था। जब गुजरात को बल्लेबाजी करने का मौका दिया हैदराबाद ने, तो मेरे माइंड में उसी समय आ गया था कि ये कहीं ना कहीं एडवांटेज देंगे गुजरात टाइटंस को, कि गुजरात टाइटंस के पास से में कंगीसो रबाडा हैं, गुजरात टाइटंस के पास से में मोहम्मद सिराज हैं, गुजरात टाइटन ने प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी करवा दी है, जेसन होल्डर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गुजरात टाइटंस हैं उन्हें पता था कि हमारे पास वो बॉलर्स हैं जो कि इस विकेट के ऊपर अंडर लाइट्स अगर मदद मिलेगी तो किसी भी टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। लेकिन जो करने वाली बात है वो ये है कि जिस तरीके से हैदराबाद ने मैच चलाया, देखिए यहाँ पे बात आती है महेंद्र सिंह धोनी की। हमने ये देखा था पिछले कुछ सीजन्स में कि जब चेन्नई सुपर किंग्स मैच के अंदर बहुत ज़्यादा पीछे हो जाती थी, टारगेट चेज नहीं कर सकती थी, तो उस टाइम पे चेन्नई सुपर किंग्स में जो महेंद्र सिंह धोनी होते थे वो लास्ट तक अपनी विकेट को होल्ड करते थे, सिंगल डबल रन्स बनाते थे, कुछ जाते जाते 2-4 छक्के भी दिखा देते थे। तो वहाँ पे फैंस ये कहते थे कि भाई जब मैच हार ही चुके हो तो क्यों डॉट बॉल्स खेल गए हो, क्यों 20 ओवर खेल गए हो। तो उसका हमें पता अब चलता है कि महेंद्र सिंह धोनी कहीं ना कहीं नेट रन रेट को बचाने के लिए वो चीज़ें करते थे, और आज वो चीज़ कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद को भी करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपके 4-5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 50 रनों के अंदर,
ज़्यादा डेप्थ आपके पास मौजूद नहीं है बल्लेबाजी में, ना ही आपके पास कोई एक्स्ट्रा बल्लेबाज मौजूद है जो कि इस टीम में आ सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चाहे वो पैट कमिंस हैं, चाहे वो सलील अरोड़ा हैं, चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी हैं, चाहे वो हेनरिक क्लासन हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि कम से कम वो कोशिश करें कि 20 ओवर तक मैच को लेके जाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा रन्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा टीम को आने वाले मैच में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी टॉप 4 का सिनेरियो नजर आ गया है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर मैं एक बार 5 टेबल आपको उठा कर दिखाऊं तो इस समय गुजरात टाइटन, जो कि आज से 2 मैच पहले ऑलमोस्ट नेगेटिव के अंदर नेट रन रेट को कैरी कर गई थी, वो भी पॉजिटिव हो चुकी है और पॉजिटिव 5.5 हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेट रन रेट है। यहाँ पे अगर आप एसआरएच की बात करोगे तो उनका जो नेट रन रेट है ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है ड्यू टू द फैक्ट कि आप अगर इतने गंदे तरीके से मैच हारते हो तो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें साबित हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखिए, जीटी 16 पॉइंटों पे है, आरसीबी 14 पे है, सनराइजर्स 14 पे हैं और पंजाब किंग्स 13 पे हैं, सीएसके 12 पे हैं और आरआर 12 पे है। यहाँ पे जीटी 12 मैच खेल चुका है और एसआरएच 12 मैच खेल चुका है। इट मीन्स कि अब ये जो दोनों टीम्स हैं इसमें से एसआरएच जो है मैक्सिमम 18 तक जा सकती है और जीटी जो है फर्दर 20 तक भी जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सीएसके वाला मैच होगा जीटी के साथ, वो कहीं ना कहीं सीएसके का क्वार्टर फाइनल टाइप मैच हो सकता है। अगर सीएसके जीटी को हराती है तभी सीएसके का चांस बनेगा ऊपर जाने के लिए। लेकिन जो सनराइजर्स हैदराबाद ने यहाँ पे ड्रास्टिकली ड्रॉप लिया है नेट रन रेट में 14 पॉइंट्स के होते हुए, तो अभी सनराइजर्स हैदराबाद को आने वाले दोनों मैचों में से कम एक मैच जो है वो जीतना ही पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान के 3 मैचेस पड़े हैं तो राजस्थान यहाँ पे जोर लगाएगा और 2 मैच जीतने की कोशिश करेगा। सीएसके जोर लगाएगा, 2 मैच जीतने की कोशिश करेगा। पंजाब किंग्स लगातार जो है 4 मैच हार चुका है तो वो भी कोशिश करेगा क्योंकि वो 13 पॉइंट्स के ऊपर है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशंस है कहीं ना कहीं एट द एंड जाके नेट रन के ऊपर फंसेंगी। तो यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद को सोचना चाहिए था कि वो थोड़ी और बल्लेबाजी कर सकते थे, नेट रन रेट को और ज़्यादा कम ड्रॉप दे सकते थे ताकि आने वाले मैचेस में कोई ब्लंडर भी होता है तो कहीं ना कहीं नेट रन रेट जो है उनको आगे लेके जा सकता था। लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन पहले थी सनराइजर्स हैदराबाद की, टॉप में जो पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं अब इससे हैम्पर होगी। दूसरी बात ये है कि जो आरसीबी वाला मैच है कल, शायद आरसीबी कल का मैच जीते तो जीटी दोबारा से नंबर 2 के ऊपर आ जाए। लेकिन यहाँ पे जीटी का पॉइंट्स टेबल के ऊपर टॉप करना, जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद जो कि एक प्रबल दावेदार थे, हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है टीम का मोराल डाउन हो गया है। विकेट ऐसी थी, संभल के खेल सकते थे, मैच को डीप लेके जा सकते हैं, लेकिन सनराइजर ने अपना टैबलेट फॉलो किया। चलो मुझे इससे कोई इशू नहीं है, आपको करना भी चाहिए। अगर आप परफॉर्म कर देते तो आपको वाह भी मिलती है, तो कई बार जो है ब्लंडर्स भी हो जाते हैं, तो ऐसी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अब अगर आने वाले मैचेस में कोई ब्लंडर होता है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से तो फिर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अभी के टाइम में जो पिछले महीने तक का सिनेरियो था कि सनराइजर्स हैदराबाद नीचे से ऊपर आई है, पंजाब किंग्स है, आरसीबी है, राजस्थान रॉयल्स है, ये टीमें प्लेऑफ के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन अब नीचे से जीटी आ गई है, अब नीचे से जो है चेन्नई सुपर किंग्स आ गई है, नीचे जो है केकेआर भी आ गई है। कल का मैच आरसीबी वर्सेस केकेआर है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। मुझे लगता है कल का मैच में केकेआर पूरी कोशिश करेगी आरसीबी को हराने की। बैक टू बैक 4 मैच जीत के आ गए हैं और अगर वो कल केकेआर को हरा देते हैं तो जो सिनेरियो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, एक और टीम दौड़ में बन जाएगी प्लेऑफ्स की। तो यहाँ पे अभी टीम्स को ये देखना है कि जो ड्रॉप है, जो नेट रन रेट है, वो हैम्पर ना हो। अगर आप मैच हार भी गए हो तो मैच को इतना ज़्यादा डीप लेके जाओ कि अगर लेटर ऑन नेट रन रेट पे बात आए तो आपका नेट रन रेट बेटर हो। अभी अगर आप देखोगे जो टॉप 6 में जो टीम्स हैं उसमें से सबसे जो वर्स्ट नेट रन रेट है वो है राजस्थान रॉयल्स का, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। दूसरी बात करोगे तो चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट है जो कि 0.1 है, जो कि और ज़्यादा बेटर हो सकता था लास्ट मैच के अंदर जैसे ओविल पटेल ने बल्लेबाजी की थी। बाकी आप टीम्स को देखोगे, जीटी का प्लस 0.5 हो चुका है, आरसीबी बहुत ही ज़्यादा बेटर नेट रन रेट है, पंजाब का भी अच्छा है और एसआरएच का भी अभी के लिए डिप जो हुआ है लेकिन अच्छा है। तो यहाँ पे जो नेट रन रेट है वो सभी टीम्स का अच्छा है। तो एसआरएच को अब कोशिश करनी है कि आने वाले मैच में ज़्यादा ड्रॉप ना हो और अगर वो मैचेस जीत जाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जो रेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बनी हुई है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आने वाले वीक्स के अंदर। और सनराइजर्स हैदराबाद की इंडिविजुअली अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। प्रफुल्ल हिंगे ने अच्छी गेंदबाजी की थी, स्टार्टिंग में विकेट्स निकाली। दोनों टीम्स का ऐसे ही रहा, फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिली, स्पिनर्स को ज़्यादा गेम में नहीं आने दिया गया। जीटी ने भी प्रॉपर फास्ट बॉलर से गेंदबाजी करवाई, देन अपनी सनराइजर्स हैदराबाद ने भी फास्ट बॉलर से गेंदबाजी करवाई। तो यहाँ पे इस मैच में
कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ख़राब परफॉर्मेंस हो गई या अच्छी परफॉर्मेंस हो गई। जीटी अच्छा खेला, लेकिन जीटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी टॉप 2 की पोजीशन शायद होल्ड नहीं कर पाएगा और नीचे से आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद ऊपर आएंगे ही आएंगे। हो सकता है पंजाब किंग्स भी ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे जीटी कहीं ना कहीं नीचे आता नजर आता है। सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी अपना कल का मैच किस तरीके से खेलती है, ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर करेगा आने वाले पॉइंट्स टैली के ऊपर कि पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम जो है टॉप 4 में क्वालिफाई करेंगी। तो दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या राय है कि जो आज सनराइजर्स हैदराबाद ने किया है क्या वो सही है? क्या इस तरीके से आपको इतना ज़्यादा ड्रॉप लेके मैच हारना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने नेट रन को सेव करके आगे आने वाले मैचेस के लिए अगर कोई ब्लंडर होता है तो हम प्ले ऑफ की उम्मीदों को जो है जगा के रख सकते हो? तो आपके इसके बारे में क्या राय है, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फेसबुक वालों एक शेयर कर दिया करो ताकि वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए। और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।